हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंट्री एंड साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिग्रेशन के बारे में, फैक्टर एनालिसिस के बारे में। ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में जाके प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी ऑल वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनोवा के बारे में, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एनोवा, जिसका फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यहाँ पर इसके मीनिंग को हम देख लेते हैं। हिंदी में इसको प्रसरण विश्लेषण कहा जाता है, साथ ही साथ इसको एफ टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ इसकी मीनिंग हम देख लेते हैं। प्रसरण विश्लेषण या फिर एनोवा एक ऐसा प्राचलिक सांख्यिकीय विधि है, इसे एफ टेस्ट भी कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक समूहों के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच को निर्धारित करना होता है तो इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमें दो मेनली पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ये एक पैरामेट्रिक स्टैट्स है। मीन्स आपको ध्यान में रखना है कि एनोवा क्या है। एनोवा पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है और इसको एफ टेस्ट भी कहा जाता है। एंड इसको कब यूज़ करना होता है, जब दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स हमारे पास में होते हैं और उनके बीच में अंतर की सार्थकता की जांच जब हमें करनी होती है तो हम एनोवा को यूज़ करते हैं। इसके बाद में इसको एफ टेस्ट भी कहा जाता है और एनोवा का फुल फॉर्म एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है। तो ये 3-4 पॉइंट आपको एनोवा के बारे में ध्यान में रखना है। आगे इसको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा डिफ़ाइन किया गया है। इसकी डेफिनेशंस को यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हम देखते हैं, सुलेमान के द्वारा दी गई है। अकॉर्डिंग टू सुलेमान 1985, इनकी बुक से स्टैटिस्टिक्स इन सोशल साइंसेज। इसमें ये डिफ़ाइन करते हुए, एनोवा को डिफ़ाइन करते हुए लिखते हैं, एनोवा इज़ अ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड दो विच द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस अमॉन्ग मोर देन टू ग्रुप्स इन डेटरमाइंड। मीन्स ये भी इसी अर्थ में इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि एनोवा क्या होता है। दो ग्रुप्स के बीच में एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके के द्वारा दो ग्रुप्स के बीच में या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में अंतर की सार्थकता की जाँच को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये दिया गया स्ट्रेटॉन एंड हेज के द्वारा 1991 में। ये कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्यूर टू टेस्ट वेदर ग्रुप्स ऑफ स्कोर्स डिफर फ्रॉम इच अदर। इन्होंने भी कुछ इसी अर्थ में इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। और आगे कोठारी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कोठारी 2005 इसको डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं, एनोवा इज essentially a procedure for testing the difference among different groups of data for homogeneity। इन्होंने भी इसको कुछ इसी अर्थ में डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में अंतर को डिफ़ाइन करने के लिए, अंतर की सार्थकता की जांच को निर्धारित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि दो डेफिनेशन और भी यहाँ पर दी गई है। पहला डेफिनेशन यहाँ पर, नेक्स्ट डेफिनेशन है फर्ग्यूसन के द्वारा 1981 में दिया गया है। ये कहते हैं, द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज़ अ मेथड फॉर डिवाइडिंग द वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन एक्सपेरिमेंटल डेटा इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ईच पार्ट असाइनेबल टू अ नोन सोर्स, कॉज और फैक्टर। यहाँ पर इन्होंने भी इसको इसी अर्थ में डिफ़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पर क्या है कि दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में अंतर को एनोवा बतलाता है। उसको बतलाता है कि वो कहाँ तक अंतर सार्थक है। इसके बाद आगे हम मोहसिन की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। 1985 में इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, प्रसरण विश्लेषण कई समूहों के बीच अंतर का एक समग्र परीक्षण प्रस्तुत करता है जिनका व्यवहार साथ साथ किया जा सकता है। इन्होंने भी इसको इसी अर्थ में डिफ़ाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर इतने सारे डेफिनेशन को देखने के बाद में हमारे सामने वही 2-3 पॉइंट्स सामने आते हैं जिसको कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया हुआ था कि ये एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है। इसको कब यूज़ करते हैं, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए इसका यूज़ किया जाता है और ये एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि इसके एज्यूम्शंस क्या हैं।
किसी भी मेथड की बात करें, किसी भी अवधारणा की बात करें, किसी भी साइकोलॉजिकल या फिर टेस्टिंग की बात करें, किसी भी मेथड की बात करें, वहाँ पर हर मेथडोलॉजी को यूज़ करने का एक अलग वे होता है, यूज़ करने का एक अलग अलग जगह होता है। हर मेथड को हर जगह पे यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि एनोवा को कहाँ कहाँ पे किन किन परिस्थितियों में एनोवा को यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर इसके अजम्पशंस में हम आते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं, इसका व्यवहार वहाँ पे करना चाहिए जहाँ दो से अधिक समूहों के बीच दो से अधिक समूहों के बीच के माध्यों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करनी हो। मीन्स जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स होंगे। यहाँ पर क्या है कि एनोवा क्योंकि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है और हमने इसे पहले टी टेस्ट को भी पढ़ा हुआ है। टी टेस्ट में भी हमने देखा था कि टी टेस्ट भी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है? डिफरेंस ये हो जाता है कि टी टेस्ट का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर दो ग्रुप्स के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच को निर्धारित करना हो, एंड एनोवा को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब दो से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, हमारे पास कई सारे मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ पर टी टेस्ट के द्वारा हमें कैलकुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि बार बार हमें कई सारे टी वहाँ पर निकालने होते हैं। लेकिन यहाँ पर एनोवा में क्या है कि 3, 4, 5 जितने भी ग्रुप्स हैं उनके बीच में हम एनोवा के मीडियम से, एनोवा के थ्रू हम इसको प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यह प्राचलिक सांख्यिकी की प्रवृत्ति है, अतः इसका उपयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ विभिन्न उपसमूहों के व्यक्तियों का चयन ऐसे प्रतिदर्शों से किया गया हो जो प्रसामान्य वितरण पर आधारित हो। यहाँ पर इन शॉर्ट इसको हम कहेंगे कि क्योंकि एनोवा एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है और पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड का मेन जो एजम्पशन है वो यही है कि वहाँ पर पॉपुलेशन एनपीसी पर बेस्ड होना चाहिए। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर मैंने वीडियो बना रखी है, प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक पर भी मैंने वीडियो को बनाया हुआ है, वहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको डिस्कस करूँगी तो फिर हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इन शॉर्ट में बात करती हूँ कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड का जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो एनपीसी पर बेस्ड होना चाहिए। तो क्योंकि एनोवा भी एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसलिए यहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई होगी कि जहाँ पर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर पॉपुलेशन बेस्ड होगा वहाँ पर हम एनोवा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इसका व्यवहार वहाँ पे करना चाहिए जहाँ विभिन्न उपसमूहों का विचलन समजातीय हो। मीन्स क्योंकि जब हमारे पास में हमारा पॉपुलेशन एनपीसी पर बेस्ड होगा तो वहाँ पर जो वेरिएबिलिटी होगी, डेटाज में जो थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी होगी वो भी वहीं पर उसी पर आधारित होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, साथ ही जिन प्रतिदर्शों से समूहों का चयन किया गया हो उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर सैम्पलिंग सिलेक्शन, जो सैम्पल का सिलेक्शन है वो एक दूसरे पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली सभी सैम्पल्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, चुने गए प्रतिदर्श एक ही जनसंख्या से होने चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही देखा हुआ है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, सैम्पल है, वो एनपीसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट भी फिट बैठता है कि यहाँ पर सैम्पल भी सेम ही एक ही पॉपुलेशन से ली जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, समूह की इकाइयों का चयन यादृच्छिक आधार पर होना चाहिए। यहाँ पर यादृच्छिकरण से मतलब है सभी के चुने जाने की समान संभावना। यहाँ पर हम जो सैम्पल का सिलेक्शन करेंगे वहाँ पर हमें अलग अलग सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में भी मैंने बतलाया हुआ है, प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। सैम्पल सिलेक्शन का जो मेथड होना चाहिए वो रैंडम होना चाहिए। रैंडम का क्या मतलब है कि अगर 100 पूरी पॉपुलेशन में अगर 100 है तो वहाँ पर सभी के चुने जाने की समान संभावना। तो यहाँ पर मतलब किसी भी तरह से सैम्पल का सिलेक्शन भी किसी भी तरह के बायस्ड पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सिलेक्शन किया जाना चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं चुने हुए समूहों में समान वितरण होना चाहिए, क्योंकि हमारा सैंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा तो वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्वालिटी वहाँ पर हमें सैम्पलिंग में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने कुछ इसके एजम्पशंस के बारे में हमने डिस्कस किया एनोवा के बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी अगर हमें किसी भी डेटा में हमें एनोवा के थ्रू हमें दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच करनी हो, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये सारी अवधारणाएं हमारी फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर इनमें से कुछ अवधारणाएं हमारी फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं तो वहाँ पर एनोवा का यूज़ हम नहीं करेंगे। उसके जगह पर हम और भी अदर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स बतलाए गए हैं, जिसको कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बतलाया हुआ है, वहाँ पर हम उन मेथड्स का यूज़ हम करेंगे। अब आगे हम टाइप्स ऑफ एनोवा में आते हैं। एनोवा के अलग अलग टाइप्स भी बतलाए गए हैं और मेनली जितने भी टाइप्स हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने एनोवा के टाइप्स को अपने अपने तरीके से अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन मेनली कंक्लूज़न पर हम यही पहुंचते हैं कि एनोवा को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या सिंपल एनोवा, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है सिंपल एनोवा है, इसको ही हम 1 वे एनोवा भी कहेंगे। और इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? इसका यूज़ हम स्वतंत्र चर के संदर्भ में 2 या अधिक समूह के अंतर की सार्थकता को निर्धारित करने के लिए करेंगे। यहाँ पर मेनली जब हमारे पास में दो या 2 से ज़्यादा आईवी होते हैं किसी भी डेटा में, तो वहाँ पर मेनली हम 1 वे एनोवा का यूज़ करते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट आगे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम देखते हैं इसे 2 वे एनोवा भी कहा जाता है, इसको फैक्टोरियल डिज़ाइन भी कहा जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कॉम्प्लेक्स एनोवा, 2 वे एनोवा एंड फैक्टोरियल डिज़ाइन, ये सभी सेम ही है। और इसमें क्या होता है कि जब शोधकर्ता एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों को परिचालित करके उनके प्रभावों की सार्थकता की जांच करना चाहता है, तो इसके लिए 2 वे एनोवा का व्यवहार किया जाता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि आईवी का डीवी पर इफ़ेक्ट देखा जाता है, डीवी पर क्या क्या इफ़ेक्ट वहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ पर हम 2 वे एनोवा को यूज़ करेंगे। 2 वे एनोवा के अलग अलग मेथड्स बतलाए गए हैं, जिनमें कि मान एनोवा और एनकोवा ये हाई लेवल के एनोवा मेथड्स हैं। एनोवा अलग अलग टाइप्स के एनोवा मेथड्स बतलाए गए हैं, जिसको कि आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर मेनली आपको ध्यान में रखना है 1 वे एनोवा और 2 वे एनोवा के बारे में। आगे हम देख लेते हैं आगे हम इसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं कि इसको एनोवा को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सिंपल है कि जहाँ पर भी हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होगा वहाँ पर हम एनोवा को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है और उसमें क्या होता है कि यहाँ पर सैंपल का सिलेक्शन भी हम बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं, हमारा पॉपुलेशन भी बिल्कुल एक्यूरेसी है वहाँ भी, तो वहाँ पर हमारा रिज़ल्ट भी, हमारा कैलकुलेशन में भी एक्यूरेसी रहेगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा कई समूहों के माध्यों के बीच अंतर की सार्थकता एक साथ निर्धारित करना संभव होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका उपयोग 2 परिस्थितियों में किया जाता है, एक चर के संदर्भ में और 2 चर के संदर्भ में, मीन्स आईवी के संदर्भ में भी और डीवी के संदर्भ में भी इसका यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यह 2 मध्यमानों के बीच में यथार्थ अंतर को प्रदर्शित करता है, मीन्स एक्यूरेट 2 मीन्स में क्या डिफरेंस है उसको बिल्कुल ये एक्यूरेसी के साथ बतलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इससे प्राप्त परिणाम में वैधता होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके द्वारा काफ़ी शुद्ध रूप से आंकड़ों का अंकन किया जाता है, इससे प्राप्त परिणाम में विश्वसनीयता होती है, सामान्य वितरण की अवस्था में इसका उपयोग स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो एनपीसी पर आधारित होना चाहिए। अगर ये सारे एजम्पशंस फुलफ़िल हो रहे हैं, लेकिन अगर हमारा डेटा हमारा पॉपुलेशन अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड नहीं है तो वहाँ पर हम एनोवा को यूज़ नहीं कर पाएंगे।
तो अब आगे इसके कुछ लिमिटेशंस को देख लेते हैं। लिमिटेशंस में हम देखते हैं कि मेनली जहाँ पर भी, जैसा मैंने अभी बताया कि प्रसामान्य वितरण ना होने की स्थिति में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, और यह काफ़ी समय लेने वाली सांख्यिकीय प्रविधि होती है क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है। वन वे एनोवा तो फिर भी थोड़ा सा सिंपल होता है, लेकिन जब हम टू वे एनोवा को यूज़ करते हैं तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव होता है। इसलिए यहाँ पर इसके कैलकुलेशन में हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेथड भी होता है। आगे हम देखते हैं कि कुशल प्रशिक्षक की अनुपस्थिति में एनोवा का उपयोग करना कठिन होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी भी रिसर्चर को प्रॉपर एनोवा कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो वो खुद से इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, या फिर वो उसमें वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स भी कर सकता है। साथ ही इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है। बहुत लंबे कैलकुलेशन में क्या होता है कि मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं, जब तीन समूह के बीच अंतर ज्ञात किया जाता है तो यह जानना कठिन होता है कि कौन सा अंतर सार्थक है, ए बी या बी सी या ए सी। मीन्स यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो हमने जान लिया कि जब दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स हमारे पास में होते हैं तो हम एनोवा को ईजिली वहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर अंतर किन दो के बीच में होता है, ए बी बी डी बी सी या ए डी, इस तरह से मतलब वो ग्रुप्स बने होते हैं तो प्रॉपर इस चीज़ का पता नहीं चल पाता है कि किन के बीच में सार्थक अंतर है। तो यहाँ पर कुछ एनोवा के लिमिटेशंस बतलाए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एनोवा को यूज़ करते हैं, अगर अपने रिसर्च में, अगर रिज़ल्ट को एनालिसिस करने में हम एनोवा का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारे रिज़ल्ट की में एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको एनोवा के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगी। PDF नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नोट्स आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। नोट्स के लिए मैंने नॉमिनल से चार्जेस रखे हुए हैं, एंड क्लासेस भी ऑलरेडी चल रही हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेम नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे इन्फो ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।